सभी को नमस्कार। इस वक्त हम लोग के साथ में साइकत विश्वास सर है और रिसेंटली अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन आई-20 का थ्रू सिंक आइलैंड का एसओपी के लिए फीडबैक पूछ रहे थे। तो क्योंकि सर टूरिज्म सेक्टर में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और एसोसिएशन को भी सर लीड कर रहे हैं। तो सर ये सिंक आइलैंड का जो एसओपी है तो इसमें आपका किस तरह का इसमें इंसाइट रहेगा? ये बहुत ही बड़ा वेलकम मूव है क्योंकि हम काफ़ी समय से ये डिमांड कर रहे थे कि एक नया आइलैंड खुलना चाहिए, है ना। ये एलिफेंट बीच या जॉली बॉय ये सब ओवर क्राउड हो रहा है और नया आइलैंड विथ लिमिटेड, है ना, कैप्ड कैरिंग कैपेसिटी के साथ खुलना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट भी हमारा बचा रहे और टूरिस्ट को भी एक नया डेस्टिनेशन देखने को मिले। सो दिस इज़ अ वेलकम मूव। लेकिन इसमें अभी आई-20 ने नॉर्थ सिंक के लिए एसओपी निकाला है और उसमें सजेशंस पूछा है। मैंने इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ा हुआ है इस एसओपी को। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अपना ऑब्जर्वेशन आई-20 को भी लिखने वाला हूँ और आपके थ्रू भी मैं बताना चाहूँगा कि एक तो है कि इसमें ओनली एमएस क्लास वेसल इसमें परमिट करने वाले हैं। तो एमएस क्लास वेसल 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो है वो बहुत ही बड़ा और महंगा वेसल होगा। जो हमारा आईवी बोट्स चलता है ये नॉर्थ बे के लिए या फिर जो स्पेशल परमिशंस के साथ जॉलीबा में चलता है उन बोट्स को वहाँ नहीं चल सकते हैं वो लोग। सो बड़े बोट्स चाहिए होंगे हमको। तो बड़े बोट्स का एज यू नो उसका मैनिंग भी वैसा ही होगा, है ना, कैप्टन, चीफ ऑफिसर और क्रू ऐसा चाहिए होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है टिकट प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई होगा एमएस क्लास वेसल चलाने का, ये एक चैलेंज हो सकता है। दूसरा, अभी वहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है एमएस क्लास का बर्थिंग के लिए। तो एटलीस्ट जो छोटे फीडर बोट्स जो हम जो एसओपी के हिसाब से चलेगा उन फीडर बोट्स के लिए एक फ्लोटिंग जेटी वहाँ पे बनना चाहिए, विच आई एम श्योर कि वो बनेगा, वो ज़रूर प्लान में होगा। तो नॉर्थ सिंक आइलैंड अगर ये प्रैक्टिकली फिजिबल हो पाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा हमारे टूरिज़्म के लिए। और जो हमारे यहाँ पे रिपीट टूरिस्ट नहीं आते हैं ना, जो एक बार टूरिस्ट आके घूम के जा चुके हैं वही स्वराजदीप, शहीद द्वीप देखने के लिए दोबारा नहीं आते हैं, तो नए आइलैंड्स खुलने से हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज़्म में भी रिपीट टूरिस्ट आएंगे, विच विल बी ए बूस्ट फॉर द आइलैंड्स टूरिज़्म इंडस्ट्री। अभी यहाँ हमारा मलेशिया से कनेक्टिविटी हुआ है कोलालमपुर। अभी हमारे बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स इवन लोकल आइलैंडर्स भी जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, जिस वजह से टूरिज्म भी इतना डेवलप्ड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है अंडमान में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा स्कोप है। और कुछ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू हुए हैं वो बहुत ज़्यादा डिले में चल रहे हैं। जैसे कि स्वराजदीप का जो पोर्ट टर्मिनल है ना, वो करीब 4-5 साल से बन रहा है। नेशनल हाईवे डिगलीपुर के लिए जो बना वो भी ठीक कंडीशन में नहीं है एंड दैट नीड, है ना, अर्जेंट रिपेयर्स बहुत सारे जगह पे। हमारा राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो जेट्टीज़ है ये भी अभी तक बन के तैयार नहीं हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो टूरिस्ट वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से रॉस आइलैंड जो एनएससीबी आइलैंड है 5 मिनट की दूरी है। अब उस आइलैंड को जाने के लिए उनको जंगली घाट जाना पड़ रहा है, जंगली घाट से घूम के फिर रॉस आइलैंड आना पड़ रहा है, जो कि कमर्शियली भी वायबल नहीं है, बहुत महंगा भी पड़ता है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग भी है ना। तो ये जल्द से जल्द इसको ठीक करके राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जेट्टी को और इसको ऑपरेशनल किया जाए और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिले से चल रहे हैं उनको एक्सपेडाइट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा तभी हमारे यहाँ टूरिज्म का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सर सिंक आइलैंड सपोज ओपन हो गया है, सब इसका कनेक्टिंग पॉइंट क्या रहेगा सर? इसका मतलब आपका क्या सजेशन होना चाहिए इसमें? सिंक आइलैंड के लिए देखिए जो नियरेस्ट आप अगर आप आइलैंड देखेंगे तो वन कुड बी चिड़िया टापू, अनदर कुड बी रटलैंड, ठीक है। बट रटलैंड के लिए अगेन रटलैंड तक जाना एक समस्या है। तो चिड़िया टापू मेरे ख्याल से सबसे नियरेस्ट पोर्ट हो सकता है और ऑपरेशंस के लिए चिड़िया टापू ही फीजिबल होगा। बट देन अगेन चिड़िया टापू में भी कोई प्रॉपर जेटी नहीं है, तो अगर इतने बड़े हम शिप्स ला रहे थे चिड़िया टापू कुड बी वो एक चैलेंज हो सकता है वहाँ पे बर्थिंग।
है ना। वैसे में हो सकता है हम पोंगी बालू जो जेट्टी है जो अनयूज्ड है उसको हम लोग यूज़ कर पाए। अदरवाइज द लास्ट ऑप्शन विल बी कि हम ये राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ऑपरेट करें सिंक आइलैंड के लिए। वही द बेस्ट इज चिड़िया टापू, सेकंड बीइंग पोंगी बालू, या फिर लास्ट ऑप्शन इज राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जी सर। सर क्योंकि हम लोग लास्ट बहुत पहले से हम लोग आपसे अप्रोच में थे, क्योंकि बहुत सारा अनटच्ड आइलैंड अंडमान में है, उसके बाद आप लोग भी ऑस्ट्रेलियन की तरफ से आप लोग टेकअप कर रहे हैं सर। और कौन सा जो आइलैंड है जो अंडमान में ओपन होना चाहिए सर? रखना है कि सस्टेनेबल तरीके से आइलैंड्स खोलना है, जो कि बहुत अच्छे से डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि स्वराज द्वीप में इट्स हाई टाइम कि एलिफेंट बीच बहुत ज़्यादा कंजेस्ट हो गया है। एलिफेंट बीच या तो एलिफेंट बीच के ऑपरेशंस के दायरे को बढ़ाया जाए टुवर्ड्स टर्टल बीच, या फिर इस दोनों तरफ में एलिफेंट बीच स्विमिंग जोन को बढ़ाया जाए, एक्टिविटीज़ को डीकंजेस्ट किया जाए, है ना। स्पेशली ये जेट स्की एंड वाटर स्पोर्ट्स राइड्स जो है ये कई बार यू नो बहुत डेंजरस भी हो जाते हैं, लोगों को चोट भी लगती है, क्योंकि जो स्विमिंग एरिया है, स्नॉर्कलिंग एरिया है, उसी के आसपास में वाटर स्पोर्ट्स हो रहा होता है, स्पेशली द जेट स्की। तो इसको थोड़ा सा दूर किया जाए। एंड मुझे लगता है स्वराज द्वीप में एटलीस्ट काला पत्थर में वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर सकते हैं हम लोग, है ना। और अगर आइलैंड्स खोलना है तो बेस्ट इज इंग्लिश आइलैंड है, जो एज पर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट तो वो खुला है, लेकिन उसका भी क्योंकि वो आईवी जोन के बाहर है तो इसलिए बोट्स का दिक्कत है ना। तो अगर और आसपास का आइलैंड्स खोल सके वहाँ पे, लेकिन ये भी एक इशू है, वो स्वराज द्वीप के आसपास के सभी आइलैंड्स रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क के अंडर आते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट का क्लियरेंस चाहिए होगा आइलैंड्स खोलने में। बट अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो एटलीस्ट इंग्लिश आइलैंड विद एक्सटेंडेड आईवी परमिशन के साथ में कुछ सोच विचार करके उसको खोल सकते हैं और एलिफेंट बीच का दायरा को बढ़ा सकते हैं, काला पत्थर में वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सर।